वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर। तो दोस्तों, लर्न विथ नीरज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक और नया सा वीडियो एसएसटी सामाजिक अध्ययन से लेकर के। और इस वीडियो में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे सीटेट जुलाई 2013, 2012, 18, 16 और 15 से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उससे। तो पिछले वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और इसी तरह से अगला वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में भी हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सीटेट पास करना चाहते हैं तो सीटेट पास करना एक बहुत बड़ी समस्या नहीं, बल्कि ये बहुत ही छोटी सी समस्या है। सीटेट जो है, सीटेट पास करने के लिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है इसको हमको कंप्लीट करना होगा, ताकि हम लोग जो है आसानी से बिना किसी समस्या का ये सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देख लीजिए, वो उसी में से सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तथा वीडियो में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न को ज़्यादा समय ना लेते हुए। एसएसटी यहाँ पे देख सकते हैं, एसएसटी सीटेट 6 to 8 जो है प्रश्न, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। 2018 दिसंबर में आप उठा करके देख सकते हैं। पेपर 2 में यह सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो सोशल साइंस से है। तो इसमें सीडीपी को मैं छांट दे रहा हूँ, केवल जो सोशल साइंस से प्रश्न है उन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक एक करके हम लोग प्रत्येक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं पहले ही बतला देना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरे इस वीडियो में जो है आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट मैं आंसर की बात करूँगा और उसको डिफाइन करने का प्रयास करूँगा। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्थानीय समाचार पत्रों से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है, ठीक है। तो जो भी हमारी स्थानीय समाचार पत्र हैं, उनसे जो भी हमको समाचार पत्र के माध्यम से मौसम के बारे में जो जानकारी संग्रह हम लोग करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग को देखना है कि वो कौन सी स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्रोत, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं कि स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह प्राथमिक स्रोत का परिणाम माना जाता है, ठीक है। और प्राथमिक स्रोत मुख्यतः स्थानीय स्तर पर विद्यमान साधनों पर आधारित होता है, जिसे स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त किया जाता है। ओके, तो पहला प्रश्न जो है इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय समाचार पत्रों का प्राथमिक, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं कि अजंता के गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग किस सामग्री से प्राप्त किए जाते थे, ठीक है। तो अजंता के गुफा में जो भी चित्रकारी किया गया है उसमें जो रंगों का इस्तेमाल किया जाता था वो किन किन चीज़ों से प्राप्त होता था। तो अजंता की गुफा में जो रंग होते थे वो खनिज तथा पौधों से प्राप्त किए जाते थे। इसका आंसर हो जाएगा पौधों और खनिजों से प्राप्त किए जाते, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि सबसे पुरानी पांडुलिपि किस पर लिखी गई थी, यानी कि सबसे पुरानी जो पांडुलिपि थी वो किस चीज़ पर लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का जो होगा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ताड़पत्रों पर, ठीक है। कि सबसे पुरानी पांडुलिपि जो है वो ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि तमिलनाडु से कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई है, और ये जो पांडुलिपि हमको प्राप्त हुई है वो किस चीज़ पर है, तो ताड़पत्रों पर लिखी गई। इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि कौन है। मानव इतिहास का सबसे लंबी अवधि पूरा पाषाण काल है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5 पे कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हड़प्पा नगर के संख्या मिले हैं। नहीं, भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे ज़्यादा संख्या मिला है नगरों का। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। आते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 देखिए, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, यह क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे। यह क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो ऋग्वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया, इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। उस समय मगध जो महाजनपद था वहाँ के शासक कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा ये बिंबिसार। ठीक है ना, ये बिंबिसार जो थे वो 544 और 592 ईसा पूर्व वो शासन किए थे। आते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 में कि कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उन त्रिरत्नों में से कौन नहीं है, हमारा प्रश्न यहाँ पे आ जाता है। तो बौद्ध धर्म के सबसे पहले हमको जानना है कि बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे वो कौन कौन थे। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न में पहला रत्न आता है बुद्ध, ठीक है, और दूसरा रत्न आता है संघ, तथा तीसरे रत्न की बात किया जाए तो वो है धम्म। तो ये 3 रत्न है और इन 3 रत्नों को नहीं दिया है। कह रहा है कि 3 रत्नों में मतलब कि हमारे पास ऑप्शन होंगे 4, जिनमें से एक बुद्ध होगा, एक संघ होगा और एक धम्म होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा। तो 8 का आंसर हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? यानी कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि विधानसभा के सदस्य या विधायक। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बने रहें, इसमें बहुत सारी जानकारी आज हम लोग हासिल करने वाले हैं। आते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्रश्न संख्या 10 कि भारत में किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई? इसका आंसर हो जाएगा कि भारत द्वारा जो है संसदीय और संघीय दोनों शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और यह शासन प्रणाली की कहाँ की किस देश की संविधान से लिया गया है? तो संसदीय और संघीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड के शासन प्रणाली से लिया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। कि भारत में शासन प्रणाली संसदीय और संघीय दोनों है। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए तो यहाँ पे बात करते हैं अनुसूचित जातियों के लिए कितने हैं? तो 84 है। अगर बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए तो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है 47 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें और अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें। इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण किस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है? ठीक है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण किस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। जो हमको समानता का एक अधिकार मिला हुआ है, इसका उल्लंघन किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 कि भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में जो है एक मौलिक अधिकार आज के डेट में उस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। पहले वो एक हमारा मौलिक अधिकार था। जो यहाँ पे आंसर है कि मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार आज हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। पहले यह हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था। ठीक है, इसको ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत अब नहीं रखा गया है। इसे संविधान के अनुच्छेद 300, ठीक है, अनुच्छेद 300 क के तहत इसको मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया। किसको? तो संपत्ति के अधिकार को। आगे चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 14 अस्पृश्यता ... के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है।
ठीक है। अस्पृश्यता किस अस्पृश्यता डॉट डॉट के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाति, यानी कि अस्पृश्यता जो है जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है। तो जो किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसका नियुक्ति कौन करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है। फिर अगला क्वेश्चन है जो मुख्यमंत्री का जो ये 15 जो फिर से समझ लेते हैं, मुख्यमंत्री के नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। देखिए मुख्यमंत्री को तो राज्यपाल ने नियुक्ति किया, तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, इसका आंसर हो जाएगा सांसद। प्रधानमंत्री का चुनाव सांसदों के द्वारा किया जाता है, ये हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 18, कि किसे भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको लगभग हर कोई जानते हैं कि हमारे देश भारत का पहला नागरिक जो होता है ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। जो राष्ट्रपति जो है उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 19, कि किसे राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि एक भारत का जो पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, तो एक राज्य का जो पहला नागरिक होता है वो राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद, वर्तमान लोकसभा जो है 2014 के बाद अब कौन सी लोकसभा चल रही है 2014 के बाद, तो 2014 के बाद अभी जो लोकसभा चल रही है वो कौन सी है, 16वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, 2014 के बाद अभी तक जो कार्यरत है वो 16वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 21, कि भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। ये जो हमारी भारतीय संविधान है, हमारे भारत के संविधान में जो है किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो भारत के संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया है। इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया है। आगे प्रश्न संख्या 22, कि राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उसको नामांकित कौन करता है, तो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न संख्या 23, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। हमारे भारत में जो संविधान सभा जो हुआ था उस संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किन को चुना गया था, तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या, तो प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। कह रहा है कि कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। ठीक है, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल वो भी भारतीय, सबसे पहले कौन भारत के भारतीय गवर्नर जनरल बने हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन के निधन के बाद इन्होंने इस पद पर विराजमान हुए थे। ठीक है, तो ये थे सी राजगोपालचारी। इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 25, कहा कि किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई थी। ठीक है, यानी कि भारत की जो रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के समय भारत के कुल 565 कितने, तो 565 देशी रियासतों को जो पूरी तरह से स्वतंत्र थी उनको इकट्ठा करने के लिए एकत्रित करने के लिए उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 26, कि भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कौन कार्य करता है। यानी कि हमारे भारत के जो संविधान है उनके समवर्ती सूची के मामलों में कौन जो है अपनी भागीदारी निभाता है, तो इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार और
राज्य सरकार। ठीक है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है मिल करके समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्रीय संसद और राज्य की सभा दोनों जो मिल करके हैं इसके कानून का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 27 कि भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि हमारी भारतीय संविधान सभा के जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या 28 करा कि 18वीं सदी, ठीक है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? यानी कि किसके नेतृत्व में जो है बंगाल जो है मुगल जो शासक थे उनके नियंत्रण से अलग हो गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व से क्या हुआ कि 18वीं सदी में बंगाल जो है धीरे धीरे मुगल शासकों के नियंत्रण से अलग हो चुका था। अगला प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा? यानी कि अंतिम शासक कौन बने? तो बहादुर जफर। बहादुर जफर के बाद मुगल शासक किसी तरह से अगर बहादुर जफर की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद से उसके वंशज कभी भी शासक के रूप में नहीं जाने जाएंगे। इस निर्णय को किसने निकाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्निंग ने। किसने निकाला था? तो लॉर्ड कर्निंग ने। कब? तो 1857 और 1858 ईस्वी के बीच में इन्होंने यह निर्णय निकाला था। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्निंग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 30 किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? यह किसने कहा था? तो इसको कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? यानी कि कानपुर के एक ऐसा शासक जिन्होंने खुद को पेशवा कहा था वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब। नाना साहब ने खुद को पेशवा बतलाया था। और इन्होंने जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, क्रांति हुआ था, उसमें उस क्रांति का इन्होंने खुद नेतृत्व किया था और वो जो है नाना साहब जो है खुद को पेशवा कहते थे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो एडुसेट क्या है? तो एडुसेट जो है एक मानव निर्मित उपग्रह है। एडुसेट क्या है? एक मानव निर्मित उपग्रह है जिसको ये कहते हैं सितंबर 2004 ईस्वी में इसको अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो एडुसेट क्या है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है जिसको सितंबर 2004 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 34 पंचवाड़ी और बीजक में किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित रखा गया है? ठीक है, पंचवाड़ी और बीजक में जो है इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास की जो है छंद और विचारों को संरक्षित किया गया था। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट काल। राष्ट्रकूट काल की यह क्या है? कृति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। ठीक है, आप लोग इस वीडियो पे बने रहे हैं और अगर अभी तक आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्त को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं तथा अपने दोस्त को अग्रसरित कर सकते हैं कि फिर से मैं वीडियो बना सकूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? वह कौन सा संगठन है जो उपनिषद में आस्था रखता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज संगठन एक ऐसा संगठन है जो उपनिषद में आस्था रखता है। तो ब्रह्मा समाज जो संगठन है इसका जो है इसका स्थापना जो है
रामकृष्ण मिशन उपनिषद के द्वारा रखा गया था, जिनका स्थापना करने में ये स्वामी विवेकानंद ने इसका स्थापना किया था। कब किया था? तो 1897 ईस्वी में। इन सभी चीज़ों को भी आप लोगों को याद रखना है कि ब्रह्मा समाज का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया था। चलिए आगे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये वात दिग्दर्शी का प्रयोग जो है क्या नापने के लिए किया जाता है? तो वायु की दिशा को नापने के लिए वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 देखिए कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा वायुमंडल, यानी कि वायुमंडल की सबसे जो बाहरी परत होती है वो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ और हम लोगों को जान लेने की ज़रूरत है कि बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तापमंडल या ब्रह्मंडल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो तापमंडल और ब्रह्मंडल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? तो एक है आयन मंडल और एक है आयतन मंडल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 39 कि पृथ्वी के विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक लिखिए। ठीक है, पृथ्वी की जितनी भी परतें हैं उनको क्रम अनुसार का क्या करना है? तो अंदर से बाहर की ओर उसको क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे अंदर जो होता है आंतरिक क्रोड होता है। ठीक है, उसके बाद बाहरी क्रोड होता है, उसके बाद मेटल होता है और सबसे बाहर जो होता है प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो यह क्रम में लिखा गया, सबसे अंदर आंतरिक, उसके बाद बाहरी, उसके बाद मेटल और फिर लास्ट में सबसे ऊपर प्रॉपर्टी होता है। इसको भूप्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बना करके बहती है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बड़ा मोड़ जो है कि ये जो नदी जो है मैदान में निकलने के बाद क्या करते हैं? एक बहुत बड़ा मोड़ बना करके बहती है, तो उसको विसर्प के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा विसर्प। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 41 कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने के लिए और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए, आपदा या दुर्गम क्षेत्रों में, वैसे क्षेत्र जहाँ पे सभी साधन नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ पे कौन साधन पहुँच सकता है? तो वायु मार्ग। तो इसका उपयोग जो होता है सबसे ज़्यादा होता है किसका? तो वायु मार्ग का। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु मार्ग। तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वायु मार्ग। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है कि मानव भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाता है? तो यह मानव भूगोल की वह शाखा है जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में से संबंधित है, वह क्या कहलाता है? तो जनसांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 43 में। कह रहा है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का प्रजनन क्या कहलाता है? यानी कि विशेष रूप से जो निर्मित टैंक होते हैं या तालाब होते हैं जहाँ पर मछलियों का प्रजनन कराया जाता है, उसको पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 44 में। तो प्रश्न संख्या 44 क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय में नहीं हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों तक या भवनों तक सुरक्षित पहुँच। यानी कि जो रैंप वाले जो होते हैं सार्वजनिक स्थान होते हैं या भवन होते हैं वहाँ तक सुरक्षित पहुँच नहीं हो पाता है, इसका उल्लंघन हो रहा है। अगला प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि मनौकी पर्वत या हवाई द्वीप सागर के सतह के नीचे स्थित और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है, यह किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विनय पटक एक ग्रंथ है जो अभिलिखित
करता है? तो देखिए विनय पिटक जो है वो बौद्ध नियमों के बारे में लिखा गया एक पिटक होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध नियम। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पटवारियों लेखापालों की कार्य की देखभाल कौन करता है? तो जो पटवारी होते हैं, लेखपाल जो होते हैं, उनकी कार्यों की देखभाल कौन करता है? तो तहसीलदार करता है। आंसर हो जाएगा तहसीलदार। अगला प्रश्न संख्या 49, किस परिमंडल में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थलमंडल। आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन 50 नंबर। कहा कि किस स्थल रूप में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पठार। यानी कि पठार जो है एक ऐसा स्थल रूप है जहाँ पर खनिजों की निक्षेपों की प्रचुरता सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आगे प्रश्न संख्या 51 की बात करते हैं कि भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर्भेदी आग्नेय शैल। अगला प्रश्न, ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है कि ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो जो भी पशुधन होते हैं, ठीक ना, जो भी पशुधन होते हैं, तो जब ऋतु जो होता है चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो अपने चारागाहों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास करते हैं, तो वही होता है ऋतु प्रवास। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कर रहा है कि नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, यानी कि मौसम बदलते ही लोग अपने पशुओं को लेकर के किसी दूसरे स्थानों पे चले जाते हैं जहाँ पे चारागाह की व्यवस्था होती है। इसी को ऋतु प्रवास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि चिन्नुक स्थानीय पवन कहाँ चलती है? चिन्नुक जो है एक स्थानीय पवन है, वो कहाँ चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेयरी। वो कहाँ चलती है? प्रेयरी। यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल पर चलती है। ठीक है, यह हवा पशुपालकों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है क्योंकि इसके आगमन से चारागाह बर्फ मुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो इसमें कह रहा है कि हमको मिलान करना है, तो देखिए शैलों के बारे में, चट्टानों के बारे में बात हो रहा है, तो कौन से चट्टान से क्या प्राप्त होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हमारे एग्जामिनेशन में इस तरह से मिलान करने के लिए यह आता है। तो इसका देखिए पहला जो है अंतर्भेदी आग्नेय शैल से ग्रेनाइट प्राप्त होता है, बहिर्भेदी आग्नेय शैल से बेसाल्ट प्राप्त होता है, अवसादी शैल से बलुआ पत्थर प्राप्त होता है, और कयांतरित चट्टानों से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। इस तरह से ये एक दूसरे से संबंधित है। आगे प्रश्न संख्या 55 कह रहा है कि सुनहरी जरी किसकी किस्म है? तो सुनहरी जरी जो है वो किसकी किस्म है? सुनहरी जरी जो है ना, वो सिल्क यानी कि रेशम की एक प्रकार है, एक किस्म है जिसका उपयोग साड़ी निर्माण के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 56 कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है कि पृथ्वी के एक पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, कि किसी क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं उसकी संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न संख्या 57 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी के सतह के जितने भी निकट खनिज होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 58 कि उद्योग के प्रकारों में टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? तो टोकरी का बुनाई जो है वो लघु आकार उद्योग का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो कृष्णा सागर बांध जो है वो कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यह इसको समझते हैं फिर से कि यह जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है, और कावेरी नदी बांध कहाँ है? तो वह मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई 125 फीट है और लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर है। ठीक है, 3.5 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्ताना स्वप्न नामक
कहानी की लेखिका कौन थी? तो सुल्ताना स्वप्न नामक कहानी की लेखिका थी रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है ना। सुल्ताना स्वप्न नामक किताब की जो लेखक थी वो थी रुकैया सखावत हुसैन। इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। तो रुकैया सखावत हुसैन जो है वह एक बंगाल की लेखिका थी। ठीक ना। और इनका जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? तो फिर से समझ लिए, इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 61 की बात करते हैं। कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, ठीक है ना, संविधान का जो अनुच्छेद 22 है वो किस चीज़ को सुनिश्चित करता है? तो इसको हम लोग समझते हैं कि संविधान का जो है अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार करने से बचाने का अधिकार है। यानी कि जब किसी को हिरासत में या गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो, इससे बचने का यह एक अधिकार है। आगे चर्चा करते हैं 62 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है? तो सरकार की जो कार्यपालिका अंग है इससे क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सरकार की जो कार्यपालिका संघ अंग है वो लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न संख्या 63 कि लोकसभा में सत्ताधारी दलों का मुखिया कौन होता है? तो लोकसभा जो होता है उसमें सत्ताधारी दलों का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और राज्यसभा में कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग एक ऐसे प्रश्न पे जिसपे मिलान करने की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे कुछ मिशन या आंदोलन दिए हुए हैं, उसके जो है निर्माता कौन थे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए ब्रह्मा समाज जो है, ब्रह्मा समाज का निर्माता जो है केशव चंद्र सेन है। युवा बंगाल आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वो थे हेनरी लुइस विलियम डिजोरियो। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद और अलीगढ़ आंदोलन के जो मुख्य भागीदार थे वो थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है। इस तरह से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 65। तो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसी भाषा में लिखी थी? देखिए सबसे प्रसिद्ध जो हमारे भारत देश के जो एक बहुत बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्टियम को बोला कि किस भाषा में लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। इस पुस्तक को उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 66। करा कि किस स्तूप को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां पहली बार उपदेश दिया गया था? यानी कि उपदेश दिया गया था सबसे पहले बुद्ध के द्वारा, तो कौन सा स्थान था? वो था सारनाथ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67। करा कि संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों का मूवेंदार कहा गया था? कौन कौन से 3 राजवंश थे जिनको मूवेंदार के नाम से जाना जाता था? तो वो थे चोल, चेर और पांड्य वंश के जो शासक थे वो थे। आगे प्रश्न संख्या 68। कह रहा है रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो राष्ट्रपति भवन में रखा गया जो था वो उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर जिन पर किसका चित्र बना था? सांड का चित्र बना था, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, वो मौर्य काल में बनाया गया था। आगे प्रश्न संख्या 69। कर रहा है विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुजन। अगला प्रश्न संख्या 70। ठीक है। किस नाविक ने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिमी ओर से प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? तो ये थे क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और इन्होंने ही अमेरिका का खोज किया था। आगे प्रश्न संख्या 71 की बात करते हैं। कह रहा है कि किस राजवंश ने अपने अभिलेखों में से मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग किया था? मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग करने वाले जो शासक थे वो थे चेर राजवंश के। आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 72। कह रहा है कि वर्ष 1906 में हुए सेंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था?
तो इसके विद्रोह का कारण था क्या? तो इसका आंसर देख लीजिए, असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध। देखिए औपनिवेशिक वन कानून का विरोध करने के लिए उन्होंने संग्राम किया हुआ था। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 73 पे। प्रश्न संख्या 73 क्या कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया, क्योंकि तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा था और इसका विरोध कर दिया गया था। विरोध करने का कारण क्या था? कारण देखिए क्या था कि इस आयोग ने कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, कि इस आयोग में कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग को लेकर के इन्होंने विद्रोह किया हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि वायोवृद्ध गांधीवादी नेता पेट्टी श्रीरामुलु किस राज्य को बनाने के लिए 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य को उन्होंने एक नए राज्य के रूप में घोषित करने के लिए 1952 में क्या किया था? तो उन्होंने भूख हड़ताल की हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 75। ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को जल्द से जल्द करने का प्रयास करते हैं, चूँकि हम लोग का वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि वहादत ए दिन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद। अगला क्वेश्चन, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर कर्क रेखा या कर्कवृत्त। कर्कवृत्त जो है वो भारत के मध्य से बीचों बीच से होकर के गुजरने वाला एक अक्षांश है। इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 77 कह रहा है कि कौन सा कथन पृथ्वी दिन को परिभाषित करता है? तो पृथ्वी दिन मतलब कि एक दिन यानी कि 24 घंटे। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाने में, यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष को पूरा चक्कर लगा लेता है, जिसको पृथ्वी दिन के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 78। फिर से यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों को किस वन में किस प्रकार की वृक्ष पाई जाती है इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो देखिए ए नंबर कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में महोगनी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में साल वृक्ष पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियों में बबूल पाया जाता है और मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। तो इसका मिलान ये सही होगा। आगे प्रश्न संख्या 79 कह रहा है कि मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो दो हमारे बीच आ रहा है, दो शोध संस्थान, एक मैत्री और एक दक्षिणी गंगोत्री। ये किस जगह पे है स्थापित? तो अंटार्कटिका में यह स्थित है। आगे हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न संख्या 80 की बात करते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? अधिकतर जो है अभिलेख जो है अशोक जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखवाते थे। अगला प्रश्न संख्या 81। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा होकर हो सकते थे। इस स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो एक हॉल होता था जहां लोग बैठते थे, इकट्ठा होते थे, उसे मंडप के नाम से जाना जाता है, जो हिंदू मंदिरों में हुआ करता था। आगे चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 82 कह रहा है कि विनय पिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? ठीक है, यह क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हुआ है। तो यह विनय पिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है। आगे प्रश्न संख्या 83 राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में लिखी थी? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे कौन? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने उनकी जीवनी को लिखा था और जीवनी का क्या नाम था? हर्षचरित। हर्षचरित जीवनी को उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। आगे चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 84 जैन और बौद्ध धर्म भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। इसके मतलब कि जो जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के जो भिक्षु भिक्षुणी थी उनके रहने के लिए जो जगह बने होते थे, घर बने होते थे, वो पत्थर के बने होते थे। अगला प्रश्न संख्या 85 कह रहा है कि कनौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजवंशों के बीच चला? इसका आंसर हो जाएगा पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 86 कि सूफी मत के अनुसार खानकाहों से क्या अभिप्राय है? तो सूफी मत के अनुसार खानकाहों का मतलब होता है वैसा स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
चोल मंदिरों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो चोल मंदिर के विषय में एक कथन सही है, वो कौन सा है? तो चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र हुआ करता था। अगला प्रश्न 88, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में कौन सा कथन सही है? तो तवारीख के विषय में लिखा गया कथन कौन सा सही? देखिए, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुमताज़ अली ने जो है कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर के महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क प्रस्तुत किया था। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर करता है किस चीज़ पर? तो चैनल की लोकप्रियता पर, कि चैनल जो है कितना लोकप्रिय है इस चीज़ पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न संख्या 91, भारतीय राज्य की सरकार कैसी है? तो हमारे भारत में लोकतांत्रिक सरकार लागू है। ठीक है। 92 नंबर प्रश्न कि जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए किसने सत्योदक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न 29 मार्च 1987 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में किसको फांसी पर लटका दिया गया था? ठीक है। मार्च 29 और 1987 को अपने ही सैनिकों पर हमला करने के आरोप में मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन करें कि ग्रहों के किस समूह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो पहला है शनि, दूसरा है बृहस्पति और तीसरा है यूरेनस। इन तीनों के चारों ओर जो है समूह में छल्ले पाए जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 95, पृथ्वी की भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? तो इसका कारण यह है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, जिसके चलते इसको भूभाग के रूप में वर्णित किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 96, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्यों? तो इसका कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 97, देखिए कि यूराल पर्वत अलग करते हैं। यूराल पर्वत किस किस महादेश को अलग करता है? तो एशिया और यूरोप महादेश को एक दूसरे से अलग करता है। अगला प्रश्न, भूपर्पट्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंग आरंभ होती है उसे कहा जाता है। देखिए, धरती के अंदर से जिस भाग से जो है किसी भूकंपीय तरंग का आरंभ होता है उसे अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज़ों को उड़ाने के लिए आदर्श माना गया? देखिए, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल एक ऐसा मंडल है जिसकी ऊंचाई लगभग धरातल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच होता है। ठीक है। 10 किलोमीटर ऊंचा और उससे ऊपर 50 किलोमीटर के बीच में होता है, और वहाँ पर धूल कण गैसेज नहीं होने के कारण वहाँ पर वायुमंडल में क्या है, तो जहाज आसानी से उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन 100, पृथ्वी में तापमान के वितरण को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो कौन सा है? सौर विकिरण। सौर विकिरण जितना ज़्यादा पड़ेगा तापमान उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। अगला कि अमेजन बेसिन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अमेजन बेसिन जो है वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा बेसिन अमेजन बेसिन है, और अमेजन बेसिन भूमध्य प्रदेश में आता, भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 102, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है मनाली लेह सड़क मार्ग। ठीक है। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए न्यूनीकरण क्रिया विधि कौन सा नहीं है? तो भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज 103 प्रश्नों के बारे में जानकारी हासिल किया, जो प्रीवियस ईयर एसएसटी का क्वेश्चन है, जो हमारे
ये सीटेट एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने में या ज़्यादा स्कोर करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो दोस्तों फिर से लास्टली मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करें। और ये वीडियो को देख करके अगर वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा सा कमेंट कर दें, नहीं तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा ख़राब लगे तो आप मुझे सजेशन के रूप में कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है। और बस फिर से मैं कल लेकर के आऊँगा एक और वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो एसएसटी का ही, और बाकी सभी वीडियो को मैं धीरे धीरे एक एक करके बनाऊँगा। आज का यह सीटेट का मेरा यह दूसरा वीडियो है। इस तरह से बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बस इतना ही रहेगा दोस्तों। जय हिंद।